आज मैं ताजमहल पर एक लघु निबंध सुना रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। धन्यवाद। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। आईएसी अब तक की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प कृतियों में से एक माना जाता है और यह प्रेम, सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनका प्रसव के दौरान निधन हो गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल का निर्माण दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक, वास्तुकला और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक विश्वसनीय उपलब्धि है। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट द्वारा शाहजहां द्वारा कमी किया गया ताजमहल अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जो बच्चों के जन्म के दौरान गुजार गई थी। इस शानदार स्मारक का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और आईएसी पूरा होने में 22 साल लगे। ताजमहल के डिजाइन और निर्माण में कुशल कारीगरों और शिल्पकारों की एक बड़ी टीम के प्रयास शामिल थे। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द, जो एक फारसी वास्तुकार द, जो कई अन्य मुगल भवनों के डिजाइन के लिए भी जिम्मेदार थे। ताजमहल के निर्माण में शामिल अन्य उल्लेखनीय व्यक्तियों में मुख्य मूर्तिकार और मुख्य सुलेखक शामिल थे। ताजमहल का निर्माण भूमि के एक बेड क्षेत्र की खुदाई के साथ शुरू हुआ, जिसे बाद में ठोस नींव बनाने के लिए मलबे और मिट्टी से भर दिया गया। फिर नींव को मिट्टी की एक परत से ढक दिया गया। उसके बाद पकी हुई ईंट की परत और चूने की एक परत। ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर के स्लेब राजस्थान के मकराना से लाए गए द, जो आगरा से 300 किलोमीटर से अधिक दूर है। ऐसा अनुमान है कि 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग संगमरमर को निर्माण स्थल तक ले जाने के लिए किया गया था। ताजमहल का निर्माण 3 मुख्य चरणों में किया गया था। पहले चरण में प्लिंथ का निर्माण शामिल था, जो इमारत का आधार है। प्लिंथ लाल बालुआ पत्थर से बना था और संगमरमर की इमारत के वजन का समर्थन कराने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरे चरण में मुख्य भवन का निर्माण शामिल था, जो सैफ संगमरमर से बना था। मार्बल स्लैब्स को एक पहेली की तरह एक साथ फिट कराने के लिए सावधानी से काटा और पॉलिश किया गया था। तीसरे और अंतिम चरण में इमारत की सजावट शामिल थी, जिसमें जातील नक्काशी, सुलेख और जरदोजी का काम शामिल था। ताजमहल के निर्माण में कई उन्नत तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल था। उदाहरण के लिए ताजमहल के मुख्य गुंबद का निर्माण पीतरा ड्यूरा नामक तकनीक का उपयोग करके किया गया था, जिसमें जातील डिजाइन बनाने के लिए कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग शामिल है। पत्थरों को पूरी तरह से एक साथ फिट कराने के लिए काटकर आकार दिया गया था, जिससे कला के आश्चर्यजनक काम की गए थे। ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल की गई एक और उन्नत तकनीक इमारत को ठंडा कराने के लिए पानी के चैनलों का इस्तेमाल था। जल चैनलों को एक प्राकृतिक शीतलन प्रभाव बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो गर्म ग्रीष्मकाल के दौरान भी इमारत को ठंडा रखने में मदद करता था। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कला का एक काम है। जातील नक्काशियाँ, सुलेख और चांदी के महीन काम मुगल काल की कलात्मक उत्कृष्टता के सभी उदाहरण हैं। ताजमहल की दीवारों पर नक्काशियों में कुरान के दृश्यों को दर्शाया गया है, जो इस्लाम की पवित्र पुस्तक है। दीवारों पर सुलेख फारसी में लिखा गया है और मुमताज महल को एक श्रद्धांजलि है।
जर्दी का काम, जिसे जली के रूप में जाना जाता है, संगमरमर से बना है और प्राकृतिक प्रकाश को इमारत में प्रवेश कराने की अनुमति डीन के लिए डिजाइन किया गया है। ताजमहल का निर्माण इसकी चुनौतियों के बिना नहीं था। उदाहरण के लिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां और उसके बेटे औरंगजेब के बीच युद्ध के कारण बाधित हुआ था। युद्ध कई वर्षों तक चला और इस दौरान ताजमहल का निर्माण रोक दिया गया। ताजमहल का निर्माण भी धन की कमी से प्रभावित हुआ, जिसके कारण निर्माण प्रक्रिया में देरी हुई। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। केंद्रीय भवन जातील नक्काशियों, सुलेख और नाजुक जरदोजी के काम से सुशोभित है। दीवारों पर नक्काशियां कुरान के दृश्यों को दर्शाती है और कीमती पत्थरों जैसे सुलेमानी, जैस्पर और लेपिस लाजुली से बनी है। दीवारों पर सुलेख फारसी में लिखा गया है और मुमताज महल को एक श्रद्धांजलि है। जातील जरदोजी का काम, जिसे जली के रूप में जाना जाता है, संगमरमर से बना है और प्राकृतिक प्रकाश को इमारत में प्रवेश कराने की अनुमति डीन के लिए डिजाइन किया गया है। ताजमहल अपनी 4 मीनारों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इमारत के प्रत्येक कोने पर खड़ी है। ये मीनारें 40 मीटर ऊंची है और भूकंप की स्थिति में किसी भी क्षति को रोकने के लिए केंद्रीय भवन से थोड़ी दूर झुकी हुई है। सैफ्ट संगमरमर का गुंबद, जो ताजमहल का ताज है, मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति भी है। यह 73 मीटर ऊंचा है और छोटे गुंबदन और छतरियों से घिरा हुआ है, जो छोटे मंडप है, जो आमतौर पर भारतीय वास्तुकला में उपयोग की जाते हैं। ताजमहल की सुंदरता केवल केंद्रीय भवन तक ही सीमित नहीं है। परिसर में किसी भी संग्रहण भी शामिल है, जैसे कि एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और एक बगीचा। मस्जिद, जो परिसर के पश्चिम की ओर स्थित है, लाल बालुआ पत्थर से बनी है और इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। गेस्ट हाउस, जो परिसर के पूर्व की या स्थित है, लाल बालुआ पत्थर से बना है और ताजमहल में आगंतुकों को समयोजित कराने के लिए प्रयोग किया जाता था। उद्यान, जिसे चारबाग के रूप में जाना जाता है, एक फारसी शैली का उद्यान है जो जल चैनलों द्वारा 4 चतुर्भुजों में विभाजित है। बगीचे को स्वर्ग का प्रतीक बनाने के लिए झूठ कहा गया है और यह ताजमहल की सुंदरता का आनंद लेने और आराम कराने के लिए एक आदर्श स्थान है। ताजमहल की प्राचीन स्थिति को बनाए रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नवीकरण की गए हैं, जिसमें संगमरमर की सफाई, दरारों की मरम्मत और कुछ लापता टुकड़ों को बदलाना शामिल है। स्मारक को उसके पूर्व गौरव को बहाल कराने और समय और मौसम की मार से बचाने के लिए ये पुनर्निर्माण आवश्यक है। ताजमहल का पहला बड़ा जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने नवीनीकरण परियोजना शुरू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस जीर्णोद्धार का मुख्य उद्देश्य ताजमहल के संगमरमर का जीर्णोद्धार कराना था, जो प्रदूषण और मौसम के प्रभाव के कारण फीका पड़ गया था। जीर्णोद्धार प्रक्रिया में मुल्तानी मिट्टी से बेन पेस्ट का उपयोग शामिल था, जिसे दाग और मलिनीकरण को हटाने के लिए संगमरमर पर लगाया गया था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया जब तक कि संगमरमर अपने मूल रंग में वापस नहीं आ गया। 20वीं शताब्दी में संरचनात्मक अखंडता के मद्दन को हाल कराने और ताजमहल को पर्यावरणीय कारकों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और मरम्मत की गई। प्रमुख चिंताओं में से एक ताजमहल की नींव का डूबना था, जिसके कारण स्मारक झुका हुआ था। इस मुद्दे को हाल कराने के लिए
विशेषज्ञों की एक टीम ने भूमिगत उत्खनन की एक श्रृंखला की और हाइड्रोलिक जैक की एक प्रणाली का उपयोग करके नींव को मजबूत किया। इस प्रक्रिया ने स्मारक को स्थिर कराने और आगे डुबाने से रोकने में मदद की। ताजमहल को प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में 20वीं शताब्दी के अंत में एक और प्रमुख नवीकरण परियोजना की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम कराना और ताजमहल की सतह पर हानिकारक रसायनों के निर्माण को रोकना था। इस परियोजना में एक नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना और स्मारक के आसपास यातायात की भीड़ को कम कराने के उपाय शामिल हैं। हाल के वर्षों में ताजमहल पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में और भी चिंताएं पैदा हुई है। स्मारक विशेष रूप से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली क्षति के प्रति संवेदनशील है, जो समय के साथ संगमरमर के मलिनीकरण और इसकी संरचना को कमजोर कर सकता है। इस मुद्दे को हल कराने के लिए भारत सरकार ने क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम कराने के लिए कई उपाय पेश की है, जिनमें डीजल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध और ताजमहल के आसपास के उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की शुरुआत शामिल है। ताजमहल भारत के आगरा में एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। यह न केवल एक वास्तुशिल्प कृति है, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। यह भारत के समृद्ध इतिहास और कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेटेस्ट वीडियो के साथ बेन रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। धन्यवाद।